हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना थोड़ा सेहत का ध्यान रखें। तो यहाँ पे मैं 9 अगस्त 2023 का करंट अफेयर बताऊंगा और मैं यहाँ पे डेली करंट अफेयर की वीडियो लाता हूँ, अभी मैप के साथ। जो भी इंपॉर्टेंट लोकेशन होती है मैं उसको दिखाता हूँ यहाँ पे मैप में। ठीक है, तो देर न करते हुए आज शुरू करते हैं आज की क्लास। उससे पहले मैं आपको स्वागत करता हूँ CSK CM क्लासेज में। और चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। तो चलिए पहला प्रश्न की तरफ देखते हैं। यह दिवस उस दिन को चिन्हित करता है जब जापानी शहर नागासाकी पे, ठीक है, वर्ल्ड वार के दौरान, सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान परमाणु बम से तबाह कर दिया गया था इसको। ठीक है, तो उस दुखद दिन को हर साल याद किया जाता है कि ये सबसे बड़ी मानवीय गलती के तौर पे इसको देखा जाता है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि कौन से दिन या कौन सी तारीख को ये याद किया जाता है नागासाकी दिवस। तो इसका सही जवाब है 9 अगस्त। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया जाता है। तो 6 अगस्त को क्या मनाया जाता है? 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस। ठीक है, सबसे पहले जापान के शहर हिरोशिमा पे, ठीक है, 6 अगस्त 1945 को USA ने, यानी कि अमेरिका ने हमला किया था। ठीक है, उसके बाद 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने यहाँ पे इसके नागासाकी शहर पे परमाणु हमला किया था। ठीक है, पहला परमाणु हमला 6 अगस्त को हुआ था। उसके बाद 9 अगस्त यानी कि 2 दिन बाद तीसरे दिन यहाँ पे नागासाकी पे हमला कर दिया अमेरिका ने। ठीक है, अब ये हमला हुआ क्यों, ये मैं बताता हूँ। आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है ना, 1939 से लेकर 1945 तक चला। ओके, और शुरू कब हुआ? जब 1939 में शुरू हुआ, तब वो शुरू हुआ जब जर्मनी ने पोलैंड पे आक्रमण कर दिया। तब फ्रांस ने भी जर्मनी के खिलाफ आक्रमण कर दिया। ठीक है, यहाँ पे दो ग्रुप बटे हुए थे। एक था धोरी राष्ट्र, जिसे हम एक्सिस राज्य कहते या राष्ट्र कहते थे, जिसे हम धोरी राष्ट्र कहते थे। उसमें आपका इटली शामिल था, जर्मनी शामिल था और जापान शामिल था धोरी राष्ट्र में, जिसे हम एक्सिस कंट्री कहते थे। एक था एलाइज कंट्री, जिसे हम मित्र राष्ट्र कहते थे। उसमें रसिया, सोवियत यूनियन उस समय था, रूस जो था उस समय सोवियत यूनियन था, तो सोवियत यूनियन उसमें शामिल था। और ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड स्टेट और काफ़ी इसमें देश शामिल थे। ठीक है, तो 3 इधर थे, 3 उधर थे, मेन मुख्यतः कह सकते हैं। तो ये लोग शामिल थे। एक मित्र राष्ट्र हो गया, एक आपका धुरी राष्ट्र हो गया। तो इन दोनों के बीच एक क्लैश चल रहा था। ओके, तो जो मित्र राष्ट्र था उसमें अमेरिका शामिल है, मैं आपको बता चुका हूँ। उसने क्या किया, जापान के शहर पे अटैक किया, क्योंकि उस समय बहुत ही आक्रामक था जर्मनी और जापान। जर्मनी में जब हिटलर की मृत्यु हुई उसके बाद भी जापान ने इन लोगों को नहीं छोड़ा। मतलब कह सकते हैं USA, ब्रिटेन और बाकी जो कंट्री हैं, रसिया, इन लोगों के ऊपर जापान भारी पड़ रहा था। तो अमेरिका ने सोचा कि हम तो 1945 में ये लोग क्या किए थे, परमाणु बम बना ही लिए थे। तो ये लोग कहते किए कि सबसे पहले हम जापान पर परमाणु बम गिराते हैं, जिससे कि उसकी शक्तियाँ कमज़ोर हो जाएं। ठीक है, उसके इंडस्ट्रियल एरिया में परमाणु बम गिराते हैं, उसके आर्मी एरिया में परमाणु बम गिराते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 6 अगस्त को इन्होंने क्या किया, हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया, जिसका नाम था लिटिल बॉय। ठीक है, लिटिल बॉय। उसके बाद 9 अगस्त को इन्होंने परमाणु बम से हमला किया, जिसका नाम था फैट मैन। ओके, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है कि अरे परमाणु बम से हमला किया, परमाणु बम से। आपको पता होना चाहिए कि जब पहली बार परमाणु बम गिरा ये लोग ना हिरोशिमा पे, तो लगभग 80,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। एक ही पल में 80,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। बाकी आने वाले समय में कितने लोग रेडिएशन के शिकार हुए, बीमारी के शिकार हुए, तो अलग बात है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। इस तरह से परमाणु बम का यार किसी के ऊपर गिरा देना। अभी मान लीजिए आप ही खड़े हैं, अचानक आपकी मृत्यु हो जाए तो समझ लीजिए। तो वो पल था। ठीक है, तो वो मतलब अचानक वो बम गिराया गया और उसी समय लगभग हजारों लोगों की मृत्यु हो गई वहाँ पे। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखेंगे। 9 अगस्त को मनाया जाता है नागासाकी दिवस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अगर भारत की बात करें कि आप कहेंगे कि भारत का किस ग्रुप में उस समय शामिल था, तो भारत किसी ग्रुप में शामिल नहीं था। उस समय जो एलाइज कंट्री थे, यानी कि मित्र कंट्री थे, जिसमें ब्रिटेन शामिल था। तो ब्रिटेन के आधिपत्य में भारत था, ब्रिटेन का अधिकार था, ब्रिटेन इस पर राज कर रहा था भारत पे उस समय 1945 तक। ठीक है, 1947 में जाके आज़ाद हुआ है। तो ब्रिटेन ने भी इसको, भारत को भी घसीट लिया था अपने तरफ से युद्ध में, भारत के बिना रजामंदी के। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अभी कंबोडिया के राजा ने अभी हाल ही में किसको अपने देश का नया प्रधानमंत्री चुना है? तो ठीक है, तो पहले तो ये थे प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद इनके जो पुत्र हैं ये। ठीक है, सेम शक्ल लग रही है ना दोनों की, दोनों स्टाइल भी एक ही तरह की। तो ठीक है, तो इनका नाम है हुन मैनट।
इनका नाम है हुन मैनट। इनको अभी हाल ही में कंबोडिया का नया प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, ठीक है। इससे पहले इनके पिता थे, इन्होंने रिजाइन कर दिया। ये लगभग 40 साल तक वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बने रहे हैं। उसके बाद अब रिजाइन किए तो कह रहे हैं चलो ठीक है, अब मैं तो रिजाइन कर रहा हूँ, अब हमारा बेटा रहेगा, वो प्रधानमंत्री बनेगा यहाँ पे। बढ़िया है, परिवारवाद, ठीक है। तो पहले ये हुन सेन थे, अब जाके ये हुन मैनट बने हैं यहाँ के प्राइम मिनिस्टर। ये अब ध्यान देंगे। अब कम्बोडिया की बात करें तो कम्बोडिया की लोकेशन मैं दिखा देता हूँ अपने। ये विश्व का मैप है, ये अपना सुंदर भारत है। इसके साउथ में आएंगे तो हिंद महासागर पड़ेगा, इधर आएंगे तो साउथ ईस्ट एशिया पड़ेगा। साउथ ईस्ट एशिया में ही आपको दिखेगा कम्बोडिया। यहाँ देखिए कम्बोडिया है, कम्बोडिया की राजधानी है फेनोम फेन करके है, ठीक है। और कम्बोडिया की बाउंड्री जो है ना, इधर साउथ चाइना सी से लगती है और इधर वियतनाम से लगती है, इधर लाओस से लगती है, इधर थाईलैंड से लगती है। इधर साउथ ईस्ट एशिया में एक ही मात्र कंट्री है लाओस, जो लैंड लॉक्ड है। बाकी सबका बॉर्डर समुद्र से लगता है, इसका बॉर्डर समुद्र से नहीं लगता है लाओस का। इस बात का भी थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे चलें तो अगर मैं थोड़ा सा कम्बोडिया के बारे में बात करूँ तो इसका राजधानी मैं बता दिया हूँ, फेनोम पेन करके इसकी राजधानी है। और अभी हाल ही में जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो हुन सेन बने हैं। इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एमवी गंगा विलास, ठीक है। ये मोटर वेसल, एमवी मतलब होता है मोटर वेसल, ठीक है, मोटर वेसल। तो एमवी गंगा विलास क्रूज ने 13 जनवरी 2023 को वाराणसी से अपनी यात्रा शुरू की और भारत तथा किस देश में 27 नदी प्रणालियों से गुजरते हुए 3200 किलोमीटर की अपनी दूरी तय कर ली है, ठीक है। तो अभी पता है मानसून सत्र चल रहा है, तो उसमें जो भी अचीवमेंट होती जा रही है उसके बारे में यहाँ पे जवाब दिया जा रहा है। तो ये भी उसी में से एक अचीवमेंट है, ठीक है। तो जो एमवी गंगा विलास क्रूज है, ये कहा जा रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा लंबा जहाज क्रूज है, ठीक है। ये बहुत ही लंबी दूरी 3200 किलोमीटर की दूरी तय की है, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और यहाँ गंगा शब्द का इस्तेमाल हुआ है, यानी कि गंगा नदी से ये देखिए। एक तो पहले मैं इसका जवाब देता हूँ। ये पूछ रहा है किस देश में भी ये गंगा क्रूज गया था, तो इसका सही जवाब है बांग्लादेश, ठीक है। ये वो क्रूज है और ये बांग्लादेश में भी गया था। क्यों गया था मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी शुरुआत जो हुई थी ना वो वाराणसी से हुई थी, ठीक है, यहाँ से वाराणसी से हुई थी। और गंगा नदी आपको पता है वाराणसी में भी है। और ये गंगा नदी तो बहुत ही उधर से निकलती, उत्तराखंड के साइड से निकलती हैं, गंगोत्री से, वहाँ से। तो वहाँ से आके ये यूपी के वाराणसी में भी एक दिखेंगी। तो वाराणसी से ये क्रूज शुरू हुआ था, जो पटना गया यानी कि बिहार गया। उसके बाद ये झारखंड जाता है, उसके बाद पश्चिम बंगाल जाता है, ठीक है। ये क्रूज पश्चिम बंगाल जाता है, पश्चिम बंगाल से ये चला जाता है बांग्लादेश में, ठीक है, क्योंकि गंगा नदी बांग्लादेश में भी प्रवाहित होती है, ठीक है। तो ये गंगा नदी होते हुए बांग्लादेश में भी चला जाता है। वहाँ पे गंगा नदी के नाम से नहीं, वहाँ पद्मा के नाम से जानते हैं, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। तो वहाँ पे ये गंगा नदी में ये क्रूज चला गया। उसके बाद ये नदियों के माध्यम से होते होते असम तक ये चला गया, ठीक है। नदियों के माध्यम होते होते ये असम तक चला गया और असम में जो ब्रह्मपुत्र नदी है उससे जाके ये मिलता है और आगे जाके ये डिब्रूगढ़ तक सफ़र तय करता है। यानी कह सकते हैं ये जो गंगा एमवी गंगा विलास क्रूज है, ये वाराणसी से शुरू होके असम के डिब्रूगढ़ तक गया था, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये नेशनल वाटर वन वे 1 को और नेशनल वाटर वे 2 को भी जोड़ता है, क्योंकि नेशनल वाटर वे 1 आपको पता है कि वाराणसी से लेके यहाँ तक पश्चिम बंगाल तक चलता है, ओके। वाराणसी से हल्दिया कह सकते हैं। तो वाराणसी से लेके यहाँ पश्चिम बंगाल तक नेशनल वाटर वन वे है। और नेशनल वाटर वे 2 बात करें तो ये ब्रह्मपुत्रा में है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे नेशनल वाटर वन वे है। तो इन दोनों को भी ये क्रूज जोड़ता है, इस बात को भी थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा क्रूज इसको मान सकते हैं। तो आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। अभी हाल ही में ताइवान और फिलीपींस के बाद अब चीन को किस टाइफून ने हिट किया है? तो इसका सही जवाब है डक्सूरी, ठीक है। अभी हाल ही में टाइफून तालिम आया था। बिपोरजे की बात करें तो ये अरब सागर में आया था। मोका की बात करें तो ये भी अभी जल्दी में ही देखने को मिला था, ठीक है। तो जो डक्सूरी है उसने अभी हाल ही में ताइवान के बाद, ये ताइवान है, ठीक है। पहले तो ये फिलीपींस से शुरू हुआ, फिलीपींस में लो प्रेशर बनना शुरू हुआ, यहाँ पे लो प्रेशर बनना शुरू हुआ। उसके बाद यहाँ से ये तूफान शुरू हुआ, ताइवान को हिट किया। उसके बाद अब ये जाके चाइना को हिट किया, चाइना को हिट किया। बहुत ही बुरी तरह से चाइना इससे प्रभावित हुआ है, ठीक है। चाइना, कहा जा रहा है कि चाइना ने अपनी राजधानी बीजिंग को बचाने के लिए, ठीक है, अपनी राजधानी बीजिंग को बचाने के लिए वहाँ का जो पानी था ना, जो इकट्ठा हो रहा था, उसको खोल दिया आसपास के शहरों में, ठीक है। राजधानी क्षेत्र को बचाने के लिए वो आसपास के शहरों में खोल दिया, जिससे कि
हजारों लोग, यानी कह सकते हैं लाखों लोग वहाँ से विस्थापित हुए हैं और बहुत लोगों की तो जान भी चली गई है और बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे एग्रीकल्चर को नुकसान हुआ है। ठीक है, तो बीजिंग शहर को सिर्फ बचाने के लिए, अपनी राजधानी क्षेत्र को बचाने के लिए आसपास के क्षेत्रों का इन्होंने बलिदान दे दिया। अब ये पता नहीं सही किया या गलत किया, वो तो आने वाले एनालिसिस में पता चलेगा। तो इसका सही जवाब है डक्सुरी। ठीक है, तो अभी फिलीपींस और ताइवान को हिट करने के बाद इसने चाइना को हिट किया, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे चलें। तो अगर मैं जैसे देखिए साइक्लोन जो होता है ना, जैसे कि अलग अलग क्षेत्र में मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। इस एरिया में जब साइक्लोन आता है भारत वाले हिंद महासागर में, तो इसे वैसे नॉर्मली साइक्लोन ही कहते हैं। अगर इस एरिया में अगर साइक्लोन आता है तो इसे टाइफून कहते हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया के आसपास आता है तो इसे विली विली कहते हैं। और इधर जब आता है, ठीक है, इधर जब आता है आपका हिंद महासागर, सॉरी अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर में, तो इसे हरिकेन कहते हैं। ओके, और साइक्लोन को मुख्यतः हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं जिसे उष्ण चक्रवात बोलते हैं, और एक शीतोष्ण यानी कि टेम्परेट साइक्लोन बोलते हैं जिसे हम उपोष्ण चक्रवात कहते हैं या शीतोष्ण चक्रवात कहते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। उष्ण चक्रवात उसे कहते हैं जो 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी कि उत्तरी अक्षांश और साउथ में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में, यहाँ पे इस जोन में जो चक्रवात आता है उसे हम ट्रॉपिकल चक्रवात यानी कि उष्ण चक्रवात बोलते हैं। ठीक है, तो इस बात को भी थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। आगे चलें। तो अभी हाल ही में किसे WHO ने, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ट्रैकोमा मुक्त देश घोषित किया है। ट्रैकोमा जो होता है ना, वो आँखों से संबंधित एक बीमारी होती है जो बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, ये आँख है आपकी, ये जो पलक दिख रही है ना आपकी, ठीक है, ये पलक जो दिख रही है, ये आँख मतलब अंदर की तरफ ये क्या होता है, इसमें सूजन हो जाता है। अभी अभी मैं बता दूं इसका सही जवाब, ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया WHO ने, तो इसका सही जवाब है इराक को। ठीक है, अभी हाल ही में इराक को WHO ने ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है। अब इससे संबंधित यहाँ पे बात मैं दिखा देता हूँ आपको। ओके, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, तो ये आँख जो आप देख रहे हैं ना, पलक, ठीक है, ये ऐसे मुड़ जाता है। इसके इसके अंदर ना ये इस तरह से छाले जैसा दानेदार निशान वो हो जाता है, निशान या संरचना टाइप का बन जाता है जो बैक्टीरिया के कारण होता है। इसको अगर सही से सही टाइम पे इलाज नहीं कराएं तो अंधापन यानी कि ब्लाइंडनेस भी हो जाता है आपको। ठीक है, तो ट्रैकोमा आप समझ लीजिए कि ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है जो आँखों पे होती है, आँखों में होती है। WHO की बात करें तो इसके जो महानिदेशक हैं वो टेड्रोस एडोनम जी हैं, और WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ट्रैकोमा एक संक्रामक बैक्टीरियल बीमारी है जो आँखों को नुकसान पहुँचाता है। ठीक है, आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। तो ये अगला प्रश्न नहीं है, वो इसी से WHO से संबंधित थी, ट्रैकोमा से संबंधित थी। ट्रैकोमा को खत्म करने के लिए WHO द्वारा मान्यता प्राप्त 18वां देश बना इराक। इराक की लोकेशन यहाँ पे देख लीजिए, यह है अरेबियन सी। ठीक है, और यहाँ पे दिखेगा आपको सऊदी अरेबिया, और यहाँ पे दिखेगा आपको कुवैत, और ये है इराक। ठीक है, यह है इराक, और इधर दिखेगा सीरिया, जॉर्डन, ईरान। तो इराक की राजधानी है बगदाद, इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलिए आगे अगले प्रश्न की तरफ। अरास अरास डोर्रा गैस फील्ड निम्नलिखित विवाद जैसे कि जो अरास डोर्रा गैस फील्ड है ना, वो अभी विवाद में है। तो ये पूछा जा रहा है कि ये जो विवादित क्षेत्र है इसमें कौन सा देश शामिल नहीं है। इसमें 3 देश शामिल हैं, लेकिन इसमें तो 4 ऑप्शन है आपको, तो 3 देश शामिल हैं, एक देश इसमें शामिल नहीं है। तो कौन सा देश शामिल नहीं है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इसमें ओमान शामिल नहीं है, बल्कि अराश डोर्रा जो गैस फील्ड है इसमें ईरान, सऊदी अरब और कुवैत, ये तीनों देश इसमें शामिल हैं। ठीक है, और ये अपना सुंदर भारत और ये अरेबियन सी, और ये वाला रीजन है ना, यहीं पे ये बात चल रही है, ये पर्शियन गल्फ है। यहाँ पे कुवैत दिखेगा आपको, यहाँ पे इराक दिखेगा, यहाँ पे सऊदी अरबिया दिखेगा। ठीक है, अगर मैं दिखाता हूँ यहाँ पे प्रॉपर इसका मैप अलग से, तो देखिए ये वाला रीजन मैं यहाँ पे पिक करता हूँ, यहाँ पे जूम करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे दिखेगा आपको कुवैत, और इसके बगल में यहाँ दिखेगा आपको सऊदी अरेबिया। ठीक है, यहाँ पे कुवैत है, यहाँ पे सऊदी अरेबिया है, और ये है ईरान का पार्ट। ओके, ये ईरान का पार्ट है। जो अरास है ना वो ईरान में आता है। बाकी जो डोर्रा वाला क्षेत्र है, ठीक है, ये डोर्रा वाला जो क्षेत्र है ये आपको कुवैत और सऊदी अरेबिया के एरिया में देखने को मिलेगा। तो ये दोनों क्षेत्र अब गैस के संसाधन के लिए बहुत ही उपयुक्त क्षेत्र है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे गैस संसाधन है, गैस फील्ड यहाँ पे बहुत ही बड़ी है। ठीक है, तो डोर्रा आपको दिखेगा कुवैत और सऊदी अरब में, और अरास दिखेगा ईरान में। तो इन दोनों क्षेत्रों को लेके इन तीनों देशों में विवाद हमेशा बना आ रहा है। 1960 से देखेंगे तो यहाँ पर विवाद बना आ रहा है। लेकिन अभी इन विवादित क्षेत्र को
किसी मतलब जैसे कि अभी इनमें कोई समझौता नहीं हुआ कि हाँ इसका उत्खनन करें या ना करें, कैसे किया जाए। तो उससे पहले ईरान ने क्या किया, यहाँ पे उत्खनन करने की घोषणा कर दी और ये कह रहा है कि मेरे जो साइंटिस्ट हैं वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे उत्खनन करेंगे गैसों का। ठीक है, तो इसी बात को लेके कुवैत और सऊदी अरेबिया यहाँ पे विवाद कर रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा, जब तक कोई समझौता ना हो, कोई एग्रीमेंट ना हो, तब तक आप यहाँ पे कोई भी खुदाई का काम नहीं करेंगे या ड्रिलिंग का काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो यही विवाद है। आप यह ध्यान रखेंगे, ये पर्शियन गल्फ में, ठीक है, ये जो एरिया है ये पर्शियन गल्फ वाली एरिया और ये तो लाल सागर वाला एरिया इधर है। ठीक है, तो इसका सही जवाब था ओमान। ओमान इसमें शामिल नहीं था, इसमें ईरान, सऊदी अरब और कुवैत शामिल है। इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। तो अभी हाल ही में डेल्फिया सुरतेंसिस कह सकते हैं, डेल्फिया सुरहेंटेंसिस नाम भी अजब है। तो डेल्फिया सुरहेंटेंसिस ट्रेस कॉन्टेस्ट 1, ठीक है, जिसे हम TC1 भी कह सकते हैं, जिसे हम TC1 भी कह सकते हैं। यह अभी हाल ही में चर्चा में था। TC1 क्या है, अगर ऐसा पूछता है आपसे, तो क्या ये हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन है? नहीं। क्या ये एक फ्लाइंग कार है? नहीं। क्या ये एक बैक्टीरिया जिससे मलेरिया के संचरण को रोका जा सकता है, वो है? हाँ। ये TC1 जो है ना, एक बैक्टीरिया है। ये ऐसी बैक्टीरिया खोज किया है अभी हाल ही में, स्पेन के जो साइंटिस्ट उन्होंने ऐसे बैक्टीरिया खोज किया है जिससे मलेरिया के संचरण को, ठीक है, रोका जा सकता है। बहुत ही अच्छी अचीवमेंट है, क्योंकि मलेरिया से हर साल लाखों लोगों की मृत्यु होती है अफ्रीकन कंट्री में। हालांकि एशिया में भी होती है, भारत में भी कई लोगों की मृत्यु होती है मलेरिया से, अगर सही समय पर उपचार ना हो उनका तो उनकी मृत्यु हो जाती है। वैसे अफ्रीकन कंट्री में भी लाखों लोगों की मृत्यु हो जाती है सिर्फ मलेरिया से। ठीक है, क्योंकि ये उष्ण कटिबंधीय जोन में जितने भी देश आते हैं वहाँ पे ज़्यादातर ये मलेरिया देखने को आपको मिलता है। ठीक है, तो इस मलेरिया के संचरण को रोकने के लिए एक TC1 नाम की बैक्टीरिया का खोज किया गया है जो इसके संचरण को रोक सकता है। ठीक है, अब मलेरिया होता कैसे है, देखिए, अगर आपको जो एक इन्फेक्टेड, कहने का मतलब जो पहले से इन्फेक्टेड है, प्लाज्मोडियम नाम एक प्लाज्मोडियम होता है जिससे मलेरिया होता है, और प्लाज्मोडियम से अगर आपका जो फीमेल एनाफिलीज मच्छर है, ठीक है, फीमेल जो एनाफिलीज मच्छर है, अगर वो प्लाज्मोडियम से इन्फेक्टेड है, ठीक है, और वो आपको यहाँ पे काट लेता है, ठीक है, आपको अगर यहाँ पे काट लेता है तो आप में वो प्लाज्मोडियम पहुँच जाता है आपके शरीर में, फिर आपके वो लीवर में जाएगा, उसके बाद ये आपके कोशिकाओं में यानी कि रेड ब्लड सेल्स में जाएगा। ठीक है, ये रेड ब्लड सेल्स में आ गया, उसके बाद आपको अगर कोई नॉर्मल मच्छर भी काटता है ना, अगर वो कोई फिर से कह सकते हैं, सॉरी, फिर से अगर कोई मच्छर आपको काटता है जिसका नाम एनाफिलीज मच्छर है, तो वो फिर से संक्रमित हो जाता है और ये फिर किसी मनुष्य को काटता है या किसी भी ह्यूमन बींग को काटता है तो वो उसको मलेरिया हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका साइकिल है। और GSK साइंटिस्ट डिस्कवर न्यू बैक्टीरिया स्ट्रेन टू कॉम्बैट अगेंस्ट मलेरिया, तो जिसका नाम है क्या नाम था सॉरी, मजाक कर रहा था। तो जिसका नाम है TC1। ठीक है, TC1 आप ध्यान रखेंगे TC1 के बारे में। तो ये लेटेस्ट अपडेट थे। तो फिलहाल आज की करंट में इतना ही। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे शेयर भी करते रहें प्लीज़। थैंक यू एंड जय हिंद।